प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे नस्ल दर नस्ल उस्मानी सुल्तानों ने अपने कई भाइयों को सरेआम कत्ल कर दिया था। इसी मौजू को आगे लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि सल्तनत की खातिर अपने सगे भाइयों को कत्ल करने की रवायत आखिर कब तक चली और इस तारीख रवायत का खात्मा कैसे हुआ। दोस्तों, जिस कानून या रवायत के तहत उन शहजादों और शहजादियों को हलाक किया गया, उसकी बुनियाद तकरीबन 100 साल कबल 15वीं सदी में सुल्तान महमद दोम के दौर में रखी गई थी, जिन्होंने साल 1481 में अपनी मौत से चंद बरस कबल हदायत दी थी, जिसके तहत नया सुल्तान अपने भाइयों को हलाक कर सकता था। सुल्तान महमद दोम ने अपना जानशीन नामजद नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपने इंतकाल से कुछ साल कबल जानशीनी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहते हुए भाइयों को मारने की बाकायदा इजाज़त दी कि उनका जो भी बेटा सुल्तान बने वो ठीक करेगा, अगर वो दुनिया की बेहतरी के लिए बाकियों को हलाक भी कर देता है। तुर्की में तारीख और कानून के एक उस्ताद प्रोफेसर ने इस रवायत के बारे में अपने एक मजमून में लिखा कि सुल्तान महमद दोम के अपने अल्फाज में ये कानून निज़ाम आलम की बेहतरी के लिए बनाया गया था और सुल्तान के मुताबिक उलमा की अक्सरियत इसके हक में है, इसलिए इसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। यानी मुअर्रिखीन के मुताबिक इस दौर के बेशतर उलमा ने भी इस रवायत की हमायत की थी। वो लिखते हैं कि बेशक भाइयों के कत्ल का कानून उस्मानवी तारीख के सबसे मुतनाज़िब मौज़ूआत में से एक है। सल्तनत की तारीख में कई बार इस तरह के वाक़यात हुए जिनमें से ज़्यादातर को जायज़ समझा गया, लेकिन कुछ हलाकतें कत्ल ऐसे भी हुए जिन्हें गलत समझा गया और तनकीद की गई। उन्होंने मजीद लिखा कि किसी शहजादे के मारे जाने के लिए इसका कुछ गलत करना ज़रूरी नहीं था और कई बार सिर्फ इस खतरे की बुनियाद पर हलाकत को जायज़ समझा गया कि वो शहजादा मुस्तकबिल में बगावत कर सकता है। यानी दर हकीकत बगावत के डर से ही शहजादों को कत्ल की रवायत कायम हुई थी। लेकिन सुल्तान महमद दोम ने इस कानून की ज़रूरत क्यों महसूस की, इसको समझने के लिए हमें एक वाक़ये की मदद ले सकते हैं। इसके लिए हमें उस्मानी सल्तनत की तारीख में तकरीबन 70 बरस मजीद पीछे जाना होगा, जब जून 1402 में अंकारा के करीब उस्मानवी हुक्मरान सुल्तान बायजीद और सुल्तान तैमूर लंग के दरमियान एक बड़ी जंग हुई। तैमूर लंग जब अपने घर से जंगी महमात पर रवाना हुए तो इसके 30 बरस के बाद वो चीन और ईरान से होते हुए अनातोलिया में उस्मानवी सुल्तानों के इलाके तक पहुंचे। तैमूर लंग अपने आप को चंगेज़ खान का वारिस समझते थे और इसी बुनियाद पर उनके ख्याल में अनातोलिया सल्जोक मंगोल इलाकों पर उनका हक था। उन्होंने अनातोलिया की मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान इख्तलाफात का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उस्मानवी सुल्तान बायजीद की नज़र भी उन्हीं रियासतों पर थी। इसका नतीजा ये निकला कि तैमूर लंग और बायजीद की फौजें 28 जून 1402 को अंकारा के करीब आमने सामने आ गई। इस जंग में सुल्तान बायजीद को शिकस्त हुई और वो इसके बाद ज़्यादा देर जिंदा न रह सके। उनकी हलाकत कैसे हुई, इसके बारे में मुअर्रिखीन के मुताबिक कई आरा हैं और मेरी एक मुकम्मल वीडियो भी मौजूद है। लेकिन आज की मौजू के हवाले से अहम बात यह है कि उन वाक़यात के बाद सल्तनत उस्मानिया एक मुश्किल दौर में दाखिल हो गई। अगले 20 बरस तक सल्तनत उस्मानिया को खाना जंगी की वजह से शदीद तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा। बायजीद अव्वल के चारों बेटों के अपने अपने हजारों हामी थे और वो बरसों तक आपस में लड़ते रहे। खाना जंगी के आखिर में सुल्तान का सबसे छोटा बेटा महमद अव्वल अपने भाइयों को शिकस्त देकर 1413 में सल्तनत उस्मानिया का वाहिद वारिस बना। सुल्तान महमद अव्वल को सल्तनत उस्मानिया को अपने वालिद सुल्तान बायजीद के दौर में जो हुदूद थी उन तक बहाल करने के लिए मजीद कई साल जदोजहद करनी पड़ी। इसी दौरान नए सुल्तान और तैमूर लंग जो वफात पा चुके थे, उनके बेटे शाहरुख के दरमियान खित्तों के जरिए एक दिलचस्प मुकालमा हुआ जो हमारे आज के मौजू पर रोशनी डालता है। कैरोलाइन फंकल लिखती हैं कि 1416 में शाहरुख ने सुल्तान महमद अव्वल को ख़त लिखा और अपने भाइयों को हलाक करने पर एहतजाज किया, तो उस्मानवी सुल्तान का जवाब था कि एक मुल्क में 2 बादशाह नहीं रह सकते। हमारे दुश्मन जिन्होंने हमें घेरा हुआ है हर वक्त मौका की तलाश में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि सुल्तान बायजीद खुद अपने भाई को हलाक करवाने के बाद तख्त पर बैठे थे। साल 1389 में सल्तनत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान मुराद अव्वल सर्बिया के खिलाफ जंग के दौरान चल बसे थे। इस मौका पर शहजादे बायजीद ने अपने भाई को मरवा कर सल्तनत का इंतजाम संभाल लिया था। फंकल लिखती हैं कि शहजादे बायजीद के हाथों उनके भाई शहजादे याकूब का कत्ल उस्मानी खानदान में भाई का पहला कत्ल है जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। ताहम उन्होंने मजीद ये लिखा कि वाज़ेह नहीं कि ये कत्ल वहीं मैदान जंग में अपने वालिद की हलाकत की इत्तला मिलते ही उन्होंने करवा दिया था,
یا چند ماہ بعد کیا گیا۔ تاہم عثمانی یہ جنگ جیت گئے تھے اور سربیا ان کے تابع ریاست بن گئی تھی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس تاریخ روایات کا خاتمہ آخر کیسے ممکن ہوا۔ اب شاہی خاندان میں بھائیوں کو ہلاک کروانے کی روایت غیر مقبول ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ ابتدا میں جب سلطنت عثمانیہ پھیل رہی تھی اور سلطان خود طویل عرصے کے لیے دارالحکومت سے دور مہمات پر جاتے تھے، لوگوں کو اس وقت یہ روایت ٹھیک لگتی ہوگی۔ لیکن سلطان سلیمان کے دور کے بعد کم عمر لڑکی اور بچے جو ابھی گود میں تھے اس روایت کا نشانہ بنے، اور اکثر ایسے سلطانوں کو بچانے کے لیے جو بہت کم دارالحکومت سے باہر جاتے تھے۔ مورخ پیرس لکھتی ہیں کہ کسی نئے سلطان کے سب بھائیوں کا ایک ساتھ مارے جانا اور محل سے ایک ساتھ جنازوں کا نکلنا، جن میں سے کچھ بہت ہی چھوٹے تھے، دیکھ کر لوگوں کو لگا ہوگا کہ یہ سب پرانے زمانے کے لیے تھا۔ محمد سوم کے بعد سلطان احمد اول تخت نشین ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو دباؤ کے باوجود ہلاک نہیں کروایا۔ لیکن یہ روایت اس وقت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان احمد اول کے 7 بیٹوں میں سے 4 ان کے تخت پر بیٹھنے والے 2 بیٹوں سلطان عثمان دوم اور سلطان مراد چارم کے حکم پر مارے گئے۔ جب سلطان احمد اول کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ ان کا بھائی تخت نشین ہوا، حالانکہ ان کے بیٹے موجود تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک سلطان کی موت کے بعد ان کی جگہ ان کے بھائی نے لے لی، اور پھر اس کے بعد یہ روایت دم توڑتی گئی اور بالآخر عوامی دباؤ کے باعث بھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، عثمانی سلطنت کی اس روایت پر ہمیں آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا کہ تخت کے حصول کی خاطر اپنے بھائی کو قتل کر دینا درست عمل ہے یا غلط عمل ہے۔ ہمیں اس تاریخی روایت پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔